हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चूंकि लॉकडाउन चल रहा है और काफी लंबे समय बाद मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूं। और आज की न्यूज पेपर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा दैनिक जागरण में। और विशेष बात यह है कि आज सिविल सर्विस डे है। सिविल सर्विस डे के दिन हम लोगों ने प्लान किया है कि हम आपको ऑनलाइन वीडियोस भी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि आजकल आप लोगों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और हमने जो टेस्ट सीरीज चला रखा है उसको कंटिन्यू चलाएंगे। और जैसा कि आज आपने देखा भी है कि लोक सेवा आयोग का नोटिस भी आ गया है 2020 के लिए। और 2020 के लिए जो नोटिस आया है उसकी एग्जाम की जो तिथि है वो भी पूर्व निर्धारित है, जैसा कि 21 जून है। हम इसी मान करके चलते हैं कि 21 जून को ही परीक्षा होगी और हमारा 17 जून तक का प्लान पहले से तैयार किया गया था, जो कि चल रहा है, जिसको आपको लगातार फॉलो करना है। और कल से मतलब कल हमारा जो 22 तारीख है, 22 तारीख से हमारा फुल टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। फुल टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है और उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप सारे लोग उसको टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे। और टेस्ट सीरीज हमने बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज का प्रयास करते हैं कि आपको समय से मिलती रहे और आप लोग लगातार उसको सॉल्व करते रहे। दूसरी बात यह है कि जो 2020 के लिए एक नया बैच शुरू हम लोग किए थे और उस बैच के स्टूडेंट्स के लिए काफी मतलब हद तक हम लोग उनको पढ़ाई नहीं करा पाए हैं, क्योंकि मार्च में लॉकडाउन हो गया और जनवरी में हम लोगों ने बैच शुरू किया था, फरवरी में शुरू किया था और मार्च में लॉकडाउन हो गया, तो उतना समय नहीं मिल पाया। और जिन लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है हम उनके लिए इस वीडियोस के रूप में हम आपको देंगे और प्रयास कर रहे हैं यूट्यूब चैनल उसका जल्दी से जल्दी या तो आज बन जाए या कल बन जाए। मैं अनुरोध करूंगा कि रिंकू भैया से जल्दी से जल्दी आपको यूट्यूब चैनल का लिंक आप शेयर करेंगे। और आज शाम को ही आपको राघवेंद्र सर, जो खास सुरक्षा अधिकारी हैं, सब लोग जानते हैं, वो हमें इस मिशन के स्टूडेंट्स के लिए साइंस पढ़ाते हैं, तो आज शाम को उनका भी एक वीडियो आपको मिलेगा। और गुरुजी भी एक वीडियो आज डालेंगे। इसी तरीके से हम लोग इसमें प्रयास करेंगे कि लगातार आपको वीडियो मिलते रहे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। ध्यान रहे कि ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय में आप अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहेंगे और मुझे लगता है कि ऐसा आप कर रहे हैं। और ऐसा जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये समय वापस नहीं आने वाला है और परीक्षाएं निश्चित रूप से सही समय पर ही होंगी। तो अब मैं अपने टॉपिक की बात करता हूं। जैसा कि मैंने आपको अब तक जो हमारे 2020 के नए स्टूडेंट्स थे उनको मैंने इकोनॉमी बताया, इकोनॉमी बेसिक्स बताया है। बेसिक्स में आपको नेशनल इनकम बता दिया है और बेसिक इकोनॉमिक्स जो था वो मैंने स्ट्रक्चर बताने का प्रयास किया, वो लगभग कंप्लीट हो गया था। दूसरा नेशनल इनकम एंड मेजरमेंट बता दिया, नेशनल इनकम एंड मेजरमेंट बताया। उसके बाद मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया, आरबीआई के बारे में बताया, आरबीआई का कैसे वर्किंग होता है, कि क्या उसका फंक्शंस होता है, वो भी आप सबने देखने को मिला। आफ्टर देन जब लॉकडाउन हुआ उससे पहले मेरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला था जो कि बजट के ऊपर। तो आज मैं आपको बजट के बारे में बताना चाह रहा हूं। बेसिकली जो यूनियन बजट कैसे तैयार होता है, केंद्र सरकार कैसे बजट तैयार करती है, कितने दिन में बजट मतलब कैसे तैयार होता है, किस किस मद से पैसा सरकार खर्च करती है और किस मद से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। तो उसी टॉपिक में आज हम चलते हैं कि यूनियन बजट क्या होता है। तो क्योंकि ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ना, ये बोर्ड बहुत छोटा है और लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मार्केट सब बंद है, अवेलेबल नहीं हो पाया। जैसे तैसे इसकी मैंने व्यवस्था की है और जैसे जैसे समय मिलेगा तो उम्मीद करते हैं कि हम बोर्ड भी बड़ा ले लेंगे। ठीक है, बोर्ड बड़ा अवेलेबल हो जाएगा जब मार्केट खुल जाएगा और कायदे से सारे लोग, हम में से सारे लोग आपको ऑनलाइन वीडियोस आपको लगभग मिलते रहेंगे। तो अभी छोटा बोर्ड है, छोटे बोर्ड पे चूंकि हम लिख कम सकते हैं, ठीक है, तो आपको चीजें थोड़ा समझ नहीं रहेंगी और जो मैं कह रहा हूं उससे वीडियोस को सुन करके देख करके आप
नोट भी कर लेंगे। और उम्मीद करता हूं कि नोट्स भी आप इसी के माध्यम से बना लेंगे। लेकिन जितना बोर्ड है उस हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बजट किसे कहते हैं। बजट जो शब्द है इसका मतलब क्या है, पहले ये जानना होगा। बजट किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 112 में, अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार अपना एक राष्ट्रीय या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, जिसको लोकसभा में ऑन द टेबल रखा जाता है। और लोकसभा में कौन आता है? जो सरकार, जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे ही यही व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट को आर्टिकल 202 में यह व्यवस्था की गई है, जो कि आपको इसमें एमएलए जहां चुन करके जाते हैं, जो कि हमारी बात रखते हैं, ठीक है। तो उसी के माध्यम से वहां रखा जाता है। सरकार के बजट से अभिप्राय यह होता है एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के आय और व्यय का एक लेखा जोखा होता है। एनुअल, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, बजट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो हम केंद्र सरकार का बजट होगा, जहां स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट का बजट होगा, मतलब वो राज्य सरकारों का बजट होगा। और बजट से मतलब ये इतना सा समझना है, बजट बहुत बड़ा कोई हवा नहीं। बजट ये समझ लीजिए जैसे आपके अपने घर का बजट है। आपके यहाँ पिताजी आपकी कितना इनकम पाते हैं और उसमें कितना खर्च करते हैं, कहाँ से उनको इनकम प्राप्त होता है और कहाँ वो खर्च करते हैं, मतलब व्यय किन किन मदों पे होता है और इनकम किन किन मदों से उनको आती है। हो सकता है वो उनको मंथली इनकम आता हो सकता है बिजनेस करते हो तो अलग अलग टुकड़ों में उनका बिजनेस के माध्यम से आता हो। ऐसे ही सरकार जब बजट तैयार करती है तो ये इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। बजट को क्यों तैयार किया जाता है? प्रश्न ये उठता है कि बजट को क्यों तैयार किया जाता है। बजट को तैयार इसलिए किया जाता है टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ये सब जानने के लिए बजट तैयार किया जाता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि टू नो द फाइनेंशियल प्रोग्रेस एंड टू नो द फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर। मतलब सरकार के ऐसे क्या नीतियां होंगी, क्या प्लान्स होंगे जो सरकार आने वाले एक साल के लिए तैयार करेगी, उसको ऑन द टेबल पार्लियामेंट हाउस में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मतलब रखा जाता है। वही यूनियन मिनिस्टर इसको ऑन द टेबल पार्लियामेंट हाउस में रखते हैं। और इन सब के लिए एक फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू मार्च होता है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो अब ये जानना पड़ेगा कि बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट। ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये थोड़ा सा बोर्ड हिल रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, बजट का उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट है, यहां हम डालेंगे बजट का क्या उद्देश्य है कि संसाधनों का हमें क्या क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो इनकम एंड वेल्थ है उसका इस तरीके से बंटवारा किया जाए जो सामाजिक न्याय हो सके। जो गरीब तबके का आदमी है उसके लिए भी हम कुछ न कुछ अपने बजट में ऐसा प्रावधान करें कि उसको कुछ न कुछ मिल सके, जिससे कि उसके सामाजिक न्याय उसके साथ किया जा सके, मतलब उसका जो जीवन का स्तर है उसमें भी सुधार कर सकें। तो पहला पॉइंट इसमें रहेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो दूसरा इसमें पॉइंट आएगा कि सरकार ये जो बजट को तैयार करने का उद्देश्य है, पहला क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ।
जो हमारे संसाधन है उनका इस तरीके से आवंटन किया जाए जिससे कि हमारी जो प्रोग्राम है वो पॉलिसीज का रूट लेवल तक कमजोर से कमजोर व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए, जो निम्नतम श्रेणी वाले व्यक्ति को भी उसका लाभ मिलना चाहिए, जिससे कि उसकी जिंदगी में के स्तर में जिंदगी के स्तर को बढ़ाया जा सके। अब दूसरा पॉइंट आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हिंदी में इसको बोलेंगे आर्थिक स्थिरता। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से आप लोग क्या समझते हैं? जब कोई देश अपने विकास के रास्ते पर अग्रसर होता है तो एक सामान्य सी बात होती है कि आर्थिक विकास तो करें, लेकिन हम आर्थिक विकास तो करें, लेकिन आर्थिक विकास, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब प्राइस स्टेबिलिटी के साथ हम लोग आर्थिक विकास करें। ऐसा न हो वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती चली जाए और हम ये कहें कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, तो उस टाइम वहां उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। हाँ, एक हद तक इन्फ्लेशन होना चाहिए। इन्फ्लेशन का टॉपिक मैं आपको अलग से बताऊंगा। इन्फ्लेशन होता ही है कि जब वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती चली जाती है और उससे मुद्रा का मूल्य कम होता चला जाता है, मुद्रा के मूल्य में कमी होती चली जाती है। क्योंकि आप मान लो 100 रुपए था आपके पास, तो 100 रुपए में पहले आप अगर 100 रुपए में 10 किलो आलू आप ले पा रहे थे, मतलब 10 रुपए किलो आलू चल रहा था, ठीक है। और यदि आप आलू की कीमत 20 रुपए किलो हो गई है तो अब 100 रुपए में कितना आलू लेंगे? 5 किलो ही तो लेंगे ना। अब 100 रुपए जो प्रिंटिंग वैल्यू था वो तो सेम है ही, हुआ क्या है? केवल उसका परचेजिंग पावर कम हुआ है ड्यू टू द इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण। इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। अब मुद्रास्फीति का जो विषय है इसको मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक बजट का, कि क्या प्राइस स्टेबिलिटी तो हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जरूरी है। हम डेवलपमेंट करें, इकोनॉमिक ग्रोथ करें, लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी के साथ किया जाए। हम रोजगार दें लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना चाहिए, आर्थिक स्थिरता जरूर होना चाहिए। मतलब आप प्रोग्रेस करो अपने जीवन में लेकिन स्टेबिलिटी के साथ करो। ऐसा ना हो कि एक क्षेत्र में आप प्रोग्रेस करते चले गए और 2 क्षेत्र आपके प्रभावित हो गए, उन पे हमने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। उस स्टेबिलिटी के साथ आपको काम करना रहेगा। तो अभी फिर मैं आपके सामने अब बताता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ द बजट, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बजट कैसा होगा, बजट का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द बजट मतलब बजट का ढांचा, ये समझिए कि बजट का ढांचा कैसे बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ द बजट, स्ट्रक्चर ऑफ बजट। स्ट्रक्चर ऑफ बजट में अब चूंकि यहां हमें क्या स्ट्रक्चर बनाना रहेगा, तो छोटा बोर्ड है फिर भी आप प्रयास कर रहा हूं आपके सामने कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी इसमें लिख सकूं। तो पहला स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहली बात होती है रेवेन्यू बजट होता है। क्या होता है? रेवेन्यू बजट। और दूसरा होगा हमारा कैपिटल बजट। कैपिटल बजट, ठीक है। अब रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में क्या होगा? जो रेवेन्यू से प्राप्त होगा और रेवेन्यू पे खर्च होगा। कैपिटल बजट में क्या होगा? जो कैपिटल के रूप में प्राप्त होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो हम यहां दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीव्स, रेवेन्यू रिसीव्स, रेवेन्यू रिसीव्स, रेवेन्यू रिसीव्स। और यहां होगा कैपिटल रिसीव्स,
कैपिटल रिसीट्स, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। अब चूंकि हम ये देखेंगे कि रिसीट्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। बजट में बजट की जो प्राप्तियां होती हैं वो दो तरीके का होता है रिसीट्स। अब जो आपने रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, तो रिसीट्स आप देखेंगे। अब दूसरा हम यहाँ एक अलग से बनाना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है कि ये रफ करना पड़ेगा, अब इतना आप नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद यही से इसी में से आगे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। प्राप्तियां देखिए रिसीट्स, रिसीट्स प्राप्तियां, ठीक है, हिंदी में प्राप्तियां बोलते हैं, ठीक। अब प्राप्तियां जैसे दो तरीके की होगी प्राप्ति की। पहला पॉइंट है प्राप्तियों में रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स मतलब राजस्व प्राप्तियां। और दूसरा पॉइंट आएगा कैपिटल रिसीट्स। क्या है? कैपिटल रिसीट्स, पूंजीगत प्राप्तियां, इनको बोलेंगे पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। अब जो एक्सपेंडिचर की बात आएगी, क्योंकि जो हमें 1 रुपया मिलता है, वो जो 1 रुपया मिला है उसको हमें खर्च भी करना है। सपोज हमें 1 रुपए की प्राप्ति हुआ, अब इस 1 रुपए को कहां खर्च किया जाए, ये हमें कहां देखने को मिलता है? बजट के अंदर। ये सरकार प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को क्लियर करती है, डिस्क्लोज करती है इन पार्लियामेंट हाउस। ये बताती है कि हम इतने प्रोग्राम्स को चला रहे हैं, इन योजनाओं को हम चला रहे हैं और इनके ऊपर इतना पैसा खर्च करेंगे। अभी प्राप्ति बता दिया कि कहां कहां से प्राप्त होगा, अभी और इसमें आगे मैं डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहां एक्सपेंडिचर देख लीजिए, एक्सपेंडिचर व्यय। तो व्यय में आपको क्या आएगा? व्यय में आप देखेंगे वही जो रिसीव्स हुआ है वही एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इधर आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दो तरीके का, मतलब यहां एक ये व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हमें ये देखना है कि रेवेन्यू जो प्राप्तियां होती हैं वो कैसे रेवेन्यू की प्राप्ति होती है। तो रेवेन्यू की प्राप्ति पहले हमें रिसीट्स में जाके दोबारा से इसको बताना है आपको, तब हम एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखिए आप रिसीट्स में, रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या रेवेन्यू के रूप में प्राप्त होता है। तो पहले देखिए टैक्स, टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स होता है, रिसीट्स भी दो तरीके का होगा, रेवेन्यू रिसीट्स भी दो तरीके का होगा। एक तो टैक्स करगत प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। तो यहां टैक्स रिसीट्स देखेंगे, टैक्स रिसीट्स, और यहां आ जाएगा नॉन टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा इनकम टैक्स से हमको प्राप्ति होती है, इनकम टैक्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब जिसको आप निगम कर के रूप में समझते हो, निगम कर, निगम कर, ये आय कर है, ठीक है। यहां आप तीसरा पॉइंट देखेंगे स्टेट ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी। फोर्थ पॉइंट है यहां गिफ्ट टैक्स, उपहार कर, गिफ्ट टैक्स,
उपहार कर, मतलब जो हमें और आपको या सरकार को जो उपहार की प्राप्ति होती है, किसी कंट्री से सरकार को उपहार प्राप्त हो सकता है, गिफ्ट प्राप्त हो सकता है, तो वो भी जो गिफ्ट होते हैं, आपको या हमको कोई गिफ्ट जब देता है तो उस पर भी एक टैक्स लगता है, उसको उपहार कर कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कस्टम ड्यूटीज। क्या है? कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। 6 पॉइंट है इसका एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स टैक्स, जिसे बिक्री कर कहते हैं। हालांकि ये सब हटा करके आजकल क्या हो गया है, ये सब कर यहां तक लगभग खत्म हो गया है, और उसका सब क्या हुआ, ये सब जीएसटी बन गया, ये सब क्या हो गया है, जीएसटी हो गया, जीएसटी हो गया। तो जो इनकम हमें कर के रूप में प्राप्त होती है उसको करगत प्राप्तियां कहते हैं, और जो प्राप्ति हमें किसके रूप में हो रही है, गैर कर राजस्व के रूप में होती है, उसको नॉन टैक्स रिसीट्स कहते हैं। यहां जैसे पहला पॉइंट है फीस। फीस, फीस मतलब जो फीस, जो स्टूडेंट कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई हाई स्कूल कर रहा है, कोई इंटर कर रहा है, मतलब जो सरकार को उससे प्राप्तियां कुछ होती है ना, जो कुछ फीस ली जाती है, सरकारी कुछ फीस होती है, वो फीस, उसी को हम फी कह रहे हैं, वो नॉन टैक्स रिसीट्स के रूप में आपको प्राप्त होती है, सरकार को मतलब प्राप्त होती है। फीस है। एंड लाइसेंस है। लाइसेंस मतलब जो लाइसेंस जारी किए जाते हैं, लाइसेंस जारी किया जाता है, और दूसरा मतलब है पेनल्टीज, परमिट्स। परमिट्स का मतलब ये होता है कि जैसे यूपी गवर्नमेंट, यूपी में आप कोई ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, ठीक है, या कोई मतलब आप ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, आपकी गाड़ी जाएगी दूसरे स्टेट में प्रवेश करेगी, उसके ऊपर उसका एक एंट्री टैक्स मतलब लगेगा, उसको ही परमिट्स कहते हैं। मतलब ऐसे ये भी उस एक राजस्व की प्राप्ति का हिस्सा होता है, मतलब आता तो गैर कर राजस्व में है, लेकिन राजस्व की प्राप्ति का हिस्सा होता है। फाइन होते हैं, फाइन, जुर्माने जिसे कहते हैं, फाइन्स, पेनल्टीज, फाइन्स एंड पेनल्टीज। जुर्माने जितने होते हैं, फाइन्स, पेनल्टी, जुर्माने, जो आपने हेलमेट नहीं पहना, आपको जुर्माना लगा दिया गया, चालान काट दिया गया आपका, तो उससे सरकार को क्या हो रहा है, राजस्व की प्राप्ति हो रही है ना, लेकिन वो टैक्स भी नहीं है, कर भी नहीं है, आप हेलमेट नहीं पहने,